नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस लाइव मंच पर। दोस्तों, आज बात करेंगे दो ऐसे मुद्दों की जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। जहां जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उसका एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और उसके लिए जितने भी इनविटेशन से लेके और उद्घाटन के दिन तक जो एक तरह से बिल्टअप होता है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां राम की विनम्रता, मर्यादा, मूल्य, मान्यताएं, उनकी बात होती है, वहीं अगर हम वेस्ट एशिया के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में देखें, तो जहां भारत परंपरागत रूप से हमेशा से अ, विवेक जी जरा ऑफ कर लीजिएगा, वो आवाज आ रही है उसमें ब्लूटूथ की। अच्छा, मेरे यहाँ से। हाँ, म्यूट कर लीजिए उसको आप। तो जहां भारत परंपरागत रूप से एक शांति प्रिय देश माना जाता है, युद्ध का विरोधी माना जाता है, बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, नानक का देश है, गांधी का देश है, और हमने इन्हीं परंपराओं को हमेशा आगे बढ़ाया। वही परंपराएं थी जिसने एक सऊदी प्रिंस को कहने पर भी मजबूर किया कि गांधीवाद के द्वारा एक सॉल्यूशन खोजा जा सकता है। हमें उम्मीद थी कि यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में उछलेगा। उम्मीद के अनुसार यूएनजीए के अंदर यह मुद्दा आया और वहां पर एक सीज फायर का यानी कि युद्ध विराम का प्रस्ताव आता है। युद्ध विराम के प्रस्ताव का भारत विरोध करेगा या एब्सटेन करेगा, एक ही बात, इसमें कोई दो अंतर नहीं होते हैं। लेकिन भारत ने युद्ध विराम का समर्थन नहीं किया, इसने मुझे चौंकाया भी और स्तब्ध भी किया, क्योंकि वो मोदी जी जो पिछले 1.5 साल से यूक्रेन युद्ध पे ना जाने कितने प्लेटफॉर्म की ओर बात कर चुके कि ये युद्ध का समय नहीं है, कूटनीति का समय है, बातचीत का समय है। वो मोदी जी का जो रिप्रेजेंटेटिव है सरकार का, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूएनजीए के अंदर युद्ध विराम के प्रस्ताव पर एब्सटेन करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमास का शब्द इसके अंदर नहीं लाया गया। पिछले हफ्ते से इजराइल भारत को इंसिस्ट कर रहा है कि भारत हमास को एक आतंकवादी गुट डिक्लेयर करे। भारत ने आज तक कभी हमास को आतंकवादी गुट के रूप में डिक्लेयर नहीं किया। इजराइल कई बार कह चुका है एक हफ्ते के अंदर, और फिर कहता है कि हमास की आतंकवादी गतिविधियां थी। तो पहले तो आप डिक्लेयर करो ना कि हाँ, हम हमास को आतंकवादी मानते हैं, तब आप कहो कि हाँ भाई, हमास ने आतंकवादी गतिविधि की, चलिए हमने मान लिया आतंकवादी गतिविधि थी। लेकिन आज वहां पे जो नरसंहार हो रहा है, जो बर्बरता हो रही है, जहां पे करीब 8,000 पैलेस्टीनियन मार दिए गए हैं, उनमें 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 2,000 से ज्यादा महिलाएं हैं, बूढ़े भी हैं। ये तो अब जेनोसाइड, नरसंहार और बर्बरता में बदल चुका है। और यूनाइटेड नेशन में जब युद्ध विराम की बात की जाती है, तो भारत उस बर्बरता के साथ जाकर खड़ा हो जाता है कि नहीं, हम युद्ध विराम के समर्थक नहीं हैं। इसने बहुत सारे गल्फ देशों को भी चौंका दिया है कि भारत इस समय क्या करना चाह रहा है, क्योंकि भारत अपनी तटस्थ नीति को छोड़ चुका है और भारत एक पक्ष के पक्ष में चला गया है। वो पक्ष है अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जो ना तो डी एस्केलेशन शब्द का उपयोग करते हैं, ना सीज फायर शब्द का उपयोग करते हैं, ना शांति को स्थापित करने की बात करते हैं। ये कमाल की बात है कि पहली बार एक युद्ध के दौरान ये तीन बातें नहीं हो रही हैं। ना तो डी एस्केलेशन हो रहा है, ना सीज फायर हो रहा है, ना शांति स्थापना की बात हो रही है, और भारत इन तीनों के पक्ष में नहीं है। ये कौन सा भारत है? ये तो वो भारत नहीं है जो सदियों से हमने देखा है। ये वो भारत नहीं है जो आजादी के बाद भी अपनी एक ऐसी नीति लेकर चला जहां पर एक तटस्थ गुटनिरपेक्ष देशों का भी अपना एक पूरा का पूरा डोमेन लेके चला है, और आज हम बर्बरता के साथ जाकर खड़े हो गए। ये बातें स्तब्ध भी करती हैं, चौंकाती भी हैं, और ये भारत की विदेश नीति के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट है, मूलभूत बदलाव है। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक नीति जो भारत की है, जिसमें डुप्लिसिटी है, दोहरापन है, अब वो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों तक पहुंच गया है। क्योंकि यहां भी जो मोदी जी कहते हैं वो करते नहीं।
और जो करते वो कहते नहीं। जो बर्बरता यहाँ पर ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स की रेड के द्वारा हमें देखने को मिल रही है, अब वो बर्बरता भारत की सीमाएं तोड़कर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहुंच गई है। हम अपने चैनल से हमेशा कहते रहे कि हम आतंकवाद के समर्थक नहीं हैं, हम किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का समर्थन नहीं करते हैं। हमने हमास की कार्रवाई का कड़े शब्दों में कंडेमनेशन किया है। हमने 1500 इजरायलियों को मारे जाने का बड़ा कंडेमनेशन किया है, लेकिन बर्बरता का जवाब बर्बरता नहीं होता है, जेनोसाइड का जवाब जेनोसाइड नहीं होता है। तो फिर आप में हिटलर में क्या फर्क रह गया? हिटलर ने आपका जेनोसाइड किया, आप पैलेस्टीनियन का जेनोसाइड कर रहे हैं और नाम लेते हैं हमास का। फिर वही कहानी दोहराई जा रही है जो वर्ल्ड वॉर 2 में दोहराई गई थी, और उसके बावजूद भी अब कई देश ऐसे हैं उस बर्बरता के समर्थक के रूप में खड़े हैं। ये दुख की बात है। इसी विषय पर बात करने के लिए जो विद्वान आज हमारे साथ मौजूद हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, विवेक देशपांडे जी, अरुण शर्मा जी और सुनील शुक्ला जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीनों वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं। सबसे पहले विवेक जी आपके पास ही मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ। आपकी एंजियोग्राफी हुई है और मैं समझता हूँ कि मैं आपको ज्यादा आमंत्रित नहीं करूंगा, हफ्ते में एक बार से ज्यादा आमंत्रित नहीं करूंगा, ताकि आप अपने सेहत का ख्याल रखें। और आपसे टिप्पणी भी चाहूंगा तो मैं कहूंगा अगर कभी टिप्पणी ज्यादा लंबी हो तो शॉर्ट कर दीजिए, ताकि आपको स्ट्रेस कम आए। पिछले हफ्ते आप जो स्टैंड्स उठाए गए तो आपके साहस का तो मैं प्रशंसा करूंगा कि आप फिर भी यहाँ आके बैठे हैं। तो लेकिन मेरी ओर से और हमारे मेहमानों की ओर से, हमारे चैनल की ओर से हम आपको बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। विवेक जी। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस मामला है नहीं, क्योंकि एक छोटा सा ब्लॉक था, थोड़ा सा 50% से ऊपर जब होता है तो उसको सर्जिकली करना पड़ता है। तो एक ब्लॉक बहुत ज़्यादा कोई सीरियस मामला नहीं होता, वो करवा लिया। अगर नहीं भी करवाता तो शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन करवा लेना कभी भी अच्छा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभकामना के लिए। तो जहाँ तक हमारे आज के विषय का सवाल है, ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें जो जिन देशों ने एब्सटेंशन किया उसमें भारत एक था, और भारत के साथ में जो सारे देश एब्सटेन करने वाले थे उसमें ज़्यादातर यूरोपीय पावर्स है और अमेरिका भी है। और एब्सटेंशन में ऑब्जेक्शन ये था, पता नहीं भारत ने वहां पर रजिस्टर किया या नहीं किया, इस तरह की कोई बात कही कि नहीं कही, क्यों नहीं इस रेजोल्यूशन के पक्ष में भारत ने अपना मत दिया, इसका कोई खास कारण बताया कि मैंने ठीक से कहीं मुझे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन ये जनरली कहा जा रहा है कि इसमें हमास शब्द का इस्तेमाल नहीं था और हमास ने ये टेररिस्ट अटैक किया था, इस तरह का कोई मेंशन। जी जी जी, हमास शब्द का उपयोग नहीं किया था। तो अब मैं समझता हूं कि जब हमने और हमारे जी, चलो ठीक है, नहीं किया होगा, वो गलत है, करना चाहिए था, मैं ये मानता हूं। लेकिन अगर हमने ऑफिशियली, हमारे प्रधानमंत्री ने विद इन नो टाइम, जैसे ही ये सब हमास का हमला हुआ, तुरंत मणिपुर में वो 3 महीने के बाद बोले 2 मिनट, वो ठीक है, लेकिन हमास के हमले के बाद तुरंत हरकत में आ गए थे मोदी जी, और दुनिया की किसी भी देश ने रिएक्ट करने से पहले मोदी जी का रिएक्शन आ गया था कि ये टेररिज्म वगैरह जो है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो आपने तो कर ही दिया था, आपने हमास और उसका टेररिज्म जो भी है उसका कंडेमनेशन तो आपने, उसकी निंदा आपने तुरंत कर ही दी थी। अब उसकी आपको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपके तरफ से आपने अगर कर दिया है, तो बचा हुआ जो पार्ट है, बचा हुआ पार्ट क्या है कि भाई वहां पर सीज फायर होनी चाहिए, वहां पर शांति होनी चाहिए, युद्धबंदी होनी चाहिए, उसका आप समर्थन कर देते, क्योंकि टेररिज्म वाला मामला तो आपने पहले ही निपटा दिया था। अब जॉर्डन ने जो रेजोल्यूशन मूव किया उसमें हमास का शब्द क्यों नहीं है, ये बहुत ही टेक्निकल मुद्दे पर आपने उसमें से एब्सटेन किया। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा जो कुछ भी कनाडा में हुआ उसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। मैं कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उसको देखना चाहूंगा उस मुद्दे के साथ जोड़कर, क्योंकि कनाडा के मुद्दे पर हुआ ये है कि सारे जो यूरोपीय देश है, जो मतलब 5 क्या कहते हैं उसको, उनके साथ में जो एक 5 इंटेलिजेंस शेयरिंग वाले जो देश है, वो भारत के खिलाफ चले गए थे, जो कनाडा में हुआ।
जो निज्जर मर्डर केस के संदर्भ में कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत के एजेंट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, इस तरह की क्रेडिबल एक रिपोर्ट्स है। तो उसके बाद भारत और कनाडा के बीच में जो मनमुटाव हुआ उसमें अमेरिका और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये सारे देश जो है वो भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। मतलब एकदम उन्होंने उन शब्दों में का इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन भारत से एक तरह से एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने कॉल अप किया था। तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की दृष्टि से, एक बार्गेन की दृष्टि से मुझे लगता है कि भारत अभी इनके साथ खड़ा हुआ अपने आप को हमास के मुद्दे पर, इजराइल के मुद्दे पर इनके साथ में अगर वो अपने आप को खड़ा होता हुआ वो दिखाई दे, तो उससे एक कनाडा के मामले में उन भारत को कुछ लिवरेज मिलेगा। इस तरह का कुछ खेल भारत की अंतर्राष्ट्रीय इस नीति में मुझे नजर आता है। उसमें कुछ सच्चाई है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है। वरना युद्ध बंदी हो, इसके फेवर में बात करने के लिए प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो कुल मिला के मुझे मैं उसको कनाडा के साथ में जोड़कर देखना चाहूंगा। और हमारा जो कुछ भी इतिहास रहा है, जहां तक पैलेस्टीन का सवाल है, हमारी जो नीतियां रही है वो पैलेस्टीन के इंडिपेंडेंस के लिए और पैलेस्टीन के सोवरेनिटी के लिए हमने हमेशा ही उस पक्ष में बात की है। ये कहीं भी ये भी नहीं कहा है हमने इससे पहले कि इजराइल जो है वो कोई एक इलेजिटिमेट एंटिटी है, ऐसा तो कभी हमने कहा नहीं। देखा जाए तो जिस तरह से इजराइल की स्थापना हुई, जिस तरह से जूस का एक देश वहां पर बनाया गया, वो यूनिलैटरली इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों ने मिलकर उसकी तजवीज की और उस देश को वहां पर बनाया जहां पर पहले से अरब लोग ही रहते थे। उसके बाद इजराइल ने जो कुछ भी वहां पर किया है वो एक तरह से रिवर्स जेनोसाइड जैसी बात है। मतलब उस पैमाने पर नहीं, उस लेवल का नहीं जो जिस लेवल का जर्मनी ने जूस के खिलाफ किया। लेकिन आपने सही फरमाया कि आपने उससे क्या सबक लिया। तो कुल मिलाकर इजराइल ने जो कुछ भी वहां पर किया है वो अपने आप में एक तरह से उसको टेररिज्म की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। आप वहां के लोग, उसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी है, आप वो देखिए जिस तरह से उन्होंने वहां गाजा स्ट्रिप में और ऑक्युपाइड एरियाज में बस्तियां बनाई है इजरायली जूस की जबरदस्ती, और वहां पर उनको कॉर्नर करने की कोशिश इजराइल ने वहां पर किया है।